फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा मेरा लेट हो गया। इसका रीज़न ये रहा कि मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने और अपलोड करने का, क्योंकि हम सब फिर उसी में लगे हुए थे। तो घर में ऐसा माहौल था, तो उस टाइम पीरियड में कोई भी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो कोई नहीं, अब समय मिला है तो अपनी स्टडी को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं धारा 8 यानी सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का। तो देखिए, धारा 8 कहता है पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, यानी कि जहाँ पुरुष हो वहाँ पर उत्तराधिकार का नियम किस तरीके से होगा उसकी बात करता है सेक्शन 8। तो देखिए, सेक्शन 8 पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको स्पेसिफिक बता दूं कि सेक्शन 8 बात करता है सिर्फ पुरुष की, यहाँ पर स्त्री की बात नहीं हो रही है। यानी कि कोई महिला अगर निर्वस्यति यानी विदाउट विल अगर वो मर जाती है, जो हिंदू महिला है और वो विदाउट विल मर जाती है, तो वो धारा 8 में काउंट नहीं किया गया है। यहाँ पे जिसकी बात की गई है वो सिर्फ पुरुष की बात की गई, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक एक मर्द की बात की गई है, एक आदमी की बात की गई है। वो भी वो आदमी जो हिंदू पुरुष है और निर्वस्यति मर गया, यानी कि विदाउट विल मर गया, उसने कोई विल नहीं लिखी है। ठीक है। तो ये सेक्शन कहता है कि निर्वसित मरने वाले हिंदू पुरुष की, यानी कि वो हिंदू पुरुष जो बिना वसीयत के मर गया है लिखे, उसकी संपत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित को न्यायगत होगी। यानी कि इन्होंने ये कहा इस सेक्शन ने कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी प्रोविज़न दिया गया, कौन सा चैप्टर, चैप्टर 2। और मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है, प्रीवियस वीडियो भी अगर आप देखें तो उसमें मैंने बता रखा है कि चैप्टर 2 जो है वो निर्वसियती उत्तराधिकार की बात करता है, यानी कि उस उत्तराधिकार को लेकर बात कर रहा होता है जहाँ पर जिसकी संपत्ति थी वो बिना वसीयत के मर गया। तो वहाँ पर उत्तराधिकारियों को कैसे उसकी संपत्ति मिलेगी, क्या क्या शेयर होगा, कितना होगा, उस चीज़ की बात यहाँ चैप्टर 2 में बताई गई है। तो यही इन्होंने कहा कि इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, यानी कि चैप्टर 2 में जो भी प्रोविज़न है उसके तहत उसको डिवॉल्यूशन किया जाएगा, यानी कि उसको न्यायगत किया जाएगा, उसको हस्तांतरण किया जाएगा, उसको शेयर बांटा जाएगा। तो वो उसके उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या हैं, तो वो इन्होंने बताया है 4 कैटेगरी में। 4 यानी कि 8 का A B C D, इस तरह से 4 बातें कही हैं। तो हम पहला देखते हैं क्या है। 8 का A कहता है कि प्रथमता उन वारिसों को जो अनुसूची वर्ग के 1 में विनिर्देश से संबंधित है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो प्लीज़ आप बेयर एक्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि बेयर एक्ट का जो लास्ट सेक्शन है, मतलब सक्सेशन एक्ट का, उसमें जो आपका चैप्टर 4 पे आपका एक्ट कंप्लीट हो जाता है सक्सेशन एक्ट का, सेक्शन 31 पर। उसी के नीचे ये आपको एक शेड्यूल दे रखा है। ठीक है। अगर हम बात को समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि धारा 8 के अंदर ही शेड्यूल बताया गया है। और वो शेड्यूल इस चीज़ का है कि अगर कोई निर्वस्यति, कोई हिंदू पुरुष अपनी संपत्ति की बिना कोई विल लिखे मर जाता है, तो उसकी संपत्ति किस तरीके से डिवॉल्यूशन की जाएगी, किस तरह से उसको बांटा जाएगा, कौन कौन उसके वारिस होंगे, इस चीज़ के जिक्र किस में किया गया है, शेड्यूल में। ठीक है। और शेड्यूल कहाँ बताया गया, शेड्यूल धारा 8 में ही बताया गया है। तो पहला है शेड्यूल को, पहली बात यह है कि शेड्यूल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, वर्ग 1 और वर्ग 2, यानी क्लास 1 और क्लास 2। तो क्लास 1 के जो वारिस हैं वो पहले राइट रखते हैं उस व्यक्ति की संपत्ति में। अगर वो क्लास 1 में जो लोग बताए गए हैं वो नहीं हैं, तब आते हैं क्लास 2 के लोग। ठीक है। यानी कि वर्ग 1 के लोग अगर नहीं है, तब वर्ग 2 के लोग आएंगे जो वारिस में काउंट होंगे। तो मैं एक बार को बता दूं आपको, देखो थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न रहेगा इसमें, तो आप प्लीज़ बेयर एक्ट को ले लें अपने साथ जब भी ये वीडियो देखें। तो देखिए, पहला इसमें पुत्र यानी कि बेटा, फिर पुत्री यानी कि बेटी, विधवा यानी कि वाइफ, किसकी वाइफ, जो उस व्यक्ति की है जो निर्वस्यति मर गया है, विदाउट विल लिखे मर गया। ठीक है। माता यानी उस व्यक्ति की माँ, पूर्व मृत पुत्र यानी कि पहले कोई पुत्र मर चुका है उसका बेटा, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री यानी कि जो पहले मरा हुआ बेटा है उसकी कोई बेटी, या फिर पूर्व मृत की पुत्री का पुत्र यानी कि जो पहले बेटी मर गई है उसका बेटा, या पूर्व मृत पुत्री की पुत्री यानी कि जो बेटी है वो मर चुकी है और उसकी कोई बेटी है वो। ठीक है। देखिए, ये एक के बाद एक नंबर रखेंगे, जैसे बेटा नहीं है तो फिर वो बेटी पे आ गया, है ना। ये सब उसके
लीगल हेयर है, तो बेटा बेटी उसकी वाइफ ये सब तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये सब उसका राइट रखेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए जहाँ पे पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो वहाँ पे पूर्व मृत का पुत्र है तो उसको वो शेयर दे दिया जाएगा। तो ये आपको बस समझाना चाह रहा है। उसके बाद पूर्व मृत पुत्र की विधवा यानी कि बेटे की जो बहू है उसका भी राइट बनता है, वो भी वारिस हुई। पूर्व मृत पुत्र का पुत्र यानी कि जो पहले बेटा मर गया है और उसका जो बेटा था वो भी मर गया, अब उसका जो बेटा है, ठीक है, तो यानी कि परपोता आप कह सकते हैं, उसको वो भी वारिस माना जाएगा। ये सब वर्ग 1 के अंदर आ रहे हैं, यानी क्लास 1 के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद पूर्व मृत पुत्र की पुत्री यानी जो बेटा मर गया है और उसका भी बेटा मर गया लेकिन उसकी बेटी यानी परपोती है, तो वो भी वारिस में आएगी। उसके बाद आता है पूर्व मृत पुत्र की विधवा यानी बेटे के बेटे की, ठीक है, बेटे के बेटे की विधवा, ठीक है, यानी पोते की जो बहू है वो भी इसमें वारिस काउंट होगी। अब अच्छा ये देखो कहा ये चीज़ें 2005 में जोड़ी गई थी, ठीक है, अमेंड किया गया था 2005 में। किसको? जो पूर्व मृत के पुत्र की विधवा है यानी बेटे की जो बहू है, ठीक है। तो आप इसको एक्चुअली वही पोता पर पोता वाली बात आ रही है, तो वही पर पोते की बहू इसमें काउंट हो गई। तो ये कब अमेंड हुआ? ये हुआ 2005 में, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व मृत की पुत्री की पूर्व मृत पुत्र का पुत्र यानी कि बेटी के बेटे का कोई बेटी के मरी हुई बेटी का कोई बेटा, ठीक है। देखिए मैं इसीलिए कह रही थी कि आप इसको एक्ट को ले लें, क्योंकि इस तरीके से इन्होंने उस वर्ग में लोगों को रख रखा है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। उसके बाद आता है पूर्व मृत पुत्री की पुत्री यानी कि कोई बेटी है वो मर गई है, उसकी बेटी भी मर गई है, उसकी बेटी, ठीक है। पूर्व मृत पुत्र की पुत्री। अब बात आती है कि कोई बेटी है वो मर चुकी है, उसका बेटा है वो भी मर चुका है, अब कौन आता है? उसकी बेटी जीवित है, तो वो भी वारिस में काउंट होगी। फिर पूर्व मृत पुत्री की पुत्री यानी कोई बेटा है और उस बेटे की कोई पुत्री थी, अब जो मर चुकी है, और फिर उसकी पुत्री लेकिन जो जीवित है लास्ट में ना, वो भी वारिस में आएगी। तो ये आ गया आपका क्लास 1 के वारिस, ठीक है। यानी धारा 8 में जो शेड्यूल बताया गया है उसका जो क्लास 1 और 2 डिवाइड किया गया, उस क्लास 1 में ये आए पहले वारिस। अब क्लास 1 के वारिस नहीं है तो क्या बताया कि दूसरा यानी द्वितीय, यदि वर्ग 1 में वारिस ना हो, यानी मैंने बताया जो क्लास 1 के अंदर का कोई वारिस नहीं है, इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है, तो क्या होगा? अनुसूची वर्ग के 2 में यानी कि जो शेड्यूल का पार्ट 2 है उसमें जो वारिस है अब विधि से संबंधित यानी उससे रिलेटेड जो है वो इसमें वारिस में काउंट आएंगे। तो वो कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। पिता, किसका पिता? यानी कि जो निर्वस्यते मर गया है बिना कोई विल लिखे, जो मर गया है, अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं लिखी, और पहले वो क्लास का कोई भी उसका जीवित नहीं है, तो उसमें कौन आ गया? सेकंड क्लास में कौन आया? दूसरे वर्ग में पिता। पुत्र की पुत्री का पुत्र यानी कि बेटे की बेटी का बेटा। उसके बाद पुत्र की पुत्री यानी बेटे की बेटी भी वारिस हुई। भाई बहन, पुत्र के पुत्र का पुत्र यानी कि पुत्री का जो पुत्र है उसका बेटा यानी कि बेटी का बेटे का बेटा, ठीक है। देखिए क्लास 1 में जो बात हो रही थी वो मरे हुए बेटा या बेटी के बच्चों की बात हो रही थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जीवित लोगों की बात हो रही है। पुत्री के पुत्र की पुत्री यानी कि जो बेटी है उसके बेटे का जो बेटी है वो भी वारिस में काउंट हो गए। पुत्री की पुत्री का पुत्र यानी बेटी की बेटी का बेटा वो भी इसमें काउंट वारिस हो गया। लेकिन ये सब कौन से क्लास में आ रहे हैं? सेकंड क्लास में, ठीक है। शेड्यूल एक ही है, शेड्यूल में 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, और जनरली इसमें से क्वेश्चन आप जुडिशरी में देखिए आ भी जाते हैं। उसके बाद पुत्री की पुत्री यानी बेटी की बेटी, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? भाई का पुत्र चौथे नंबर पे, बहन का बेटा, भाई की बेटी और बहन की बेटी, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद 5वां बताता है, वर्ग 2 ही देख रही हूँ मैं, पिता का पिता और पिता की माता यानी कि जो फादर, जो व्यक्ति जो व्यक्ति डेड हो गया है विदाउट संपत्ति लिखे, वो एक्सपायर हो गया है, तो उसमें क्या है? जो पिता का पिता यानी कि मान लीजिए उसका फादर नहीं है तो उसके जो फादर हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। भाई की उसमें पिता की माता यानी जो फादर है उसकी माँ है वो भी आ जाएगी, वारिस बन जाएगी। पिता की विधवा, अगर फादर की कोई
वाइफ है वो भी आ जाएगी। उसके अलावा पिता की बहन यानी कि जो फादर की बहन है वो भी काउंट हो रही है। भाई की विधवा यानी कि जो भाई है उसकी जो वाइफ है, जो विडो है, वो भी आ जाएगी। उसके अलावा माता का पिता यानी कि माँ का अगर कोई भाई बाप है यानी नाना है तो वो भी वारिस में काउंट हो गया। माता की माता यानी कि माँ की माँ यानी नानी, वो भी काउंट हो गई वारिस में। और इसमें लास्ट नौवा आता है माता का भाई यानी माँ का भाई यानी मामा, और माँ की बहन यानी कि मौसी। ये भी वारिस काउंट हो गई किसमें? सेकंड क्लास में। ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ इन्होंने कही है कि इस अनुसूची में भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस भाई या बहन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकरोदत्त के हों। देखिए एकरोदत्त को मैं आपको बता दूं, एकरोदत्त क्या होता है? एकरोदत्त होता है अनट्रेन ब्लड। ठीक है, अनट्रेन यूट्रेन ब्लड, सॉरी यूट्रेन ब्लड। ठीक है। और इसको हिंदी में अगर मैं इसको एकरोदत्त को अगर डिफाइन करूं तो वो होता है कि दो व्यक्ति जो एक दूसरे के एकरोदत्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं। कब? जब माता एक हो और पिता उसके अलग अलग है। यानी एक लेडी ने दो शादियां करी और उन दोनों से जो उसके बच्चे हुए तो वो एकरोदत्त होते हैं, यानी कि यूट्रेन ब्लड के होते हैं। तो वो यहाँ काउंट नहीं हो रहे हैं, वो वारिस में काउंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो अब आते हैं, इन्होंने 8 के ए में फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट वर्क क्लास का बता दिया। 8 बी में इन्होंने बता दिया कि भाई अगर वर्क क्लास 1 में वारिस नहीं है तो फिर क्लास 2 जो है वो वारिस काउंट हो जाएंगे। अब इन्होंने कहा अगर मान लीजिए 1 और 2 दोनों ही नहीं है, 1 में वाले वारिस भी नहीं है और 2 वाले वारिस भी नहीं है, तो 8 का सी क्या कहता है, ग क्या कहता है कि तृतीय यानी तीसरा क्या होगा? यदि दोनों वर्गों में से किसी का कोई वारिस ना हो, यानी पहला और दूसरा जो था क्लास था उसमें कोई वारिस नहीं है, तो मृतक के गोत्रोजों को, यानी जो वो मरा व्यक्ति है उसके तो जो गोत्रज हैं उनको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। गोत्रज यानी कि जो उसी के उसमें रिलेशन में आप कह सकते हैं ना कि हमारे गोत्र का, ये गोत्र भाई है हमारा। ठीक है। जो गोत्र मेरा है वही गोत्र दूसरे का है। ठीक है। तो उस तरह के जो गोत्रज होंगे वो उनके वारिस हो जाएंगे। उसके अलावा कहा कि अगर गोत्रज भी नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर 8 का डी कहता है यानी घ कहता है अनंत यानी कि अन्यथा, यानी कि उसके बाद अगर ये तीनों नहीं है, यदि गोत्रज भी ना हो तो मृतक के बंधुओं को, यानी कि मान लीजिए अब गोत्रज भी नहीं है तो अब किसको मिल जाएगा? उसके बंधुओं को। बंधु कौन होते हैं? जो रक्त या दत्तक के द्वारा संबंधित हों। ठीक है। यानी कि या तो वो एडॉप्टेड उसके रिलेशन में आ रहे हैं, भाई बहन या जो भी जो वारिस हमारे काउंट हुए थे, या फिर ब्लड के रिलेशन में आ रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका इन्होंने धारा 8 में आपको शेड्यूल वाइज बता दिया कि भाई ये लोग वारिस हैं, ये नहीं है तो ये वारिस हो जाएंगे, ये नहीं है तो गोत्रज वारिस हो जाएंगे, गोत्रज भी नहीं है तो उसके बंधु यानी कि जो एडॉप्टेड हों या फिर ब्लड से रिलेशन रखते हो वो आ जाएंगे। ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं धारा 8 में मैं 2 केसों की बात करूंगी। तो पहला केस है इसमें एरम्मा वर्सेस बेरुपन्ना। ये केस है आपका 1966 का सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा गया कि धारा 8 जो है वो भूत लक्ष्य प्रभाव नहीं रखती। ठीक है। यानी उसका पीछे का कोई भी उससे कोई मतलब उसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता। भूत लक्ष्य यानी कि पास्ट में कोई भी अगर उसका कोई उसका इफेक्ट है तो वहाँ पर ये प्रभाव नहीं रखती। ठीक है। भाई इस एक्ट से बनने से पहले जो चीज़ हो गई सो हो गई। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि जो एविडेंस है वो भूत लक्ष्य प्रभाव रखती है, यानी कि पास में भी अगर कोई चीज़ें हैं तो वो क्या करेंगी? वो एविडेंस एक्ट के अनुसार इफेक्ट रखेंगी। यानी एविडेंस में अगर कोई भी चीज़ ऐसी दे रखी है, बता रखा है किसी चीज़ के बारे में, तो वो उसका पास्ट का भी उससे रिलेशन होगा। ठीक है। लेकिन हिंदू लॉ में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में धारा 8 क्या कहती है कि ये जो प्रावधान है, धारा 8 का जो प्रावधान बता रहा है वो भूत लक्ष्य प्रभाव नहीं रखती। ये कौन से केस में बताया गया? एरम्मा वर्सेस बेरुपन्ना में। ठीक है। कब का था? 1966 का। क्योंकि आप सबको पता है कि जब हमारा ये बेर एक्ट बना, सॉरी जब हमारा ये एक्ट बना और उस एक्ट के बनने के बाद जो पीछे लॉ चल रही थी, भाई 1956 में हमारा एक्ट बना है, लेकिन उससे पहले जो भी रूल्स फॉलो हो रहे थे और कोई भी चीज़ अगर जैसे मान लीजिए सक्सेशन उस टाइम पर उत्तराधिकारी अपने तरीके से लोगों ने कराओ तो वहाँ पर फिर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो हो चुका था। ठीक है ना। तो इसलिए ये भूत लक्ष्य प्रभाव नहीं रखते। इसका मीनिंग ये है।
ठीक है। अब आता है दूसरा केस, श्रीमती दलजीत कौर उर्फ टोनी वर्सेस श्रीमती अमरजीत कौर, AIR 2009 का केस है, पंजाब एंड हरियाणा का। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ पति से दूसरा विवाह करने से पूर्व पहली पत्नी से विवाह विच्छेद नहीं कराया। यानी कि इसमें जो पार्टी थी उन्होंने क्या करा, उसमें जो हस्बैंड था उसने सेकंड मैरिज तो कर ली, लेकिन जो उसकी पहली वाइफ थी उसको डाइवोर्स नहीं दिया, अर्थात उसके विरुद्ध विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त नहीं की। यानी कोई भी तलाक की डिग्री उसने उसके अगेंस्ट अपने फेवर में नहीं ली। अब क्या होता है, उसका दूसरा विवाह कैसा हो गया, अकृत और शून्य हो गया। यानी कि जो उसकी सेकंड मैरिज करी विदाउट डाइवोर्स ली, जो उसने दूसरी मैरिज कर ली, वो कैसी हो गई, नल एंड वाइड हो गई, यानी वो शून्य हो गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो पहली पत्नी उसकी संपत्ति को विरासत में पाने की हकदार होगी। यानी कि जो उसकी फर्स्ट वाइफ है जिसे उसने छोड़ दिया लेकिन डाइवोर्स नहीं लिया, तो वो जो है अब उसकी जो संपत्ति है उसमें क्या हो गई, वारिस हो गई। तो ये इस केस में कहा गया कि पत्नी के असतित्व को उसे विरासत से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि अब ये मेरी पत्नी नहीं है, ये इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तो अब ये वारिस नहीं होगी। तो इस चीज़ को इसमें नकारा गया। इसमें कहा गया कि अगर आपने अपनी पहली पत्नी से डाइवोर्स नहीं लिया और दूसरी शादी कर ली, तो दूसरी शादी तो आपकी वैलिड है ही नहीं, वॉइड हो गई। ठीक है, तो पहली पत्नी का जो है संपत्ति में अधिकार होगा, क्योंकि वो आज भी आपकी पत्नी है। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 8 समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी इशू होता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको लगता है कि वीडियो सही बन रही है और आप लोग को यूज़फुल हो रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखिए अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे ही हौसला मिलेगा और मैं और मोटिवेट होंगी और मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो जारी रखूँगी। तो यही उम्मीद करते हुए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें समझ में आ रहा होगा। तो मेरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। और अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।